वर्तमान का युग यह विज्ञान और तकनीकी का युग है। प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते हैं और अभी तो अक्टूबर का महीना है। हमने देखा होगा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है, हर साल होती है। इस सप्ताह में होती है और 10 दिसंबर को सबको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, इसके लिए ही उनको पुरस्कार मिलता है। इतना ही नहीं तो मनुष्य की सुख सुविधाएं भी बढ़ रही हैं और उन सुख सुविधाओं का हम उपयोग करते और इतना उपयोग करते कई बार कि हमको ध्यान में नहीं रहता कि हम उपयोग करते करते अपनी वास्तविक सीमा रेखा से बाहर चले गए। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ हॉल में बैठे हैं, बाहर गर्म है या ठंडा हमको मालूम नहीं है, हम एसी में हैं। बाहर धीमे धीमे दिन छिपेगा तो अंधेरा होगा, लेकिन हमको बराबर जैसी रोशनी वैसे मिलती रहेगी। और यही स्थिति हमारे दैनिक जीवन में है कि आज सामान्य व्यक्ति 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने के कारण से जब तक उसको काम है वो काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है और रात में देर से सोता है तो प्रातःकाल भी देर से ही उठता है। तो उसकी दिनचर्या गड़बड़ हो गई, उसका सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है, देर से सोना देर से उठना। फिर आजकल लोग अच्छे पढ़ लिख भी गए, प्रयोगवादी भी हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, तो भोजन में कुछ भी मिला देंगे और कुछ भी करते रहेंगे। कौन सी चीज़ मिलानी, किसके साथ मिलानी चाहिए, इसका बोध कई बार नहीं होता। मैं बताऊंगा, अभी एक उदाहरण दूंगा, ध्यान में आ जाएगा। तो नए नए प्रयोग भी करते जाते हैं और वो ध्यान में नहीं आता कि भोजन ये स्वास्थ्य के लिए है कि स्वाद के लिए है। वैसे ही काम करते करते आजकल स्थिति कैसी हो गई है लोगों की, नहीं मुझे सबसे आगे जाना है, सर्वश्रेष्ठ का भाव हो गया है। प्रतिस्पर्धी भाव होने के कारण से जो कॉम्प्लीमेंट्री भाव था, एक दूसरे को सहायता करने का भाव था, परस्पर पूरकता का भाव था, धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। वर्कोलिक, अधिक काम करना है, अधिक काम करना है तो स्ट्रेस रहता है अलग अलग प्रकार का। अब स्ट्रेस है तो वो भूल जाते फिर बाकी सारी चीज़ें, उसका दुष्परिणाम भी दिखलाई पड़ता है। दिनचर्या गड़बड़ हुई, भोजन का प्रकार गड़बड़ हुआ तो वो कब भोजन करना है उसका कोई समय नहीं है, कभी भी भोजन करेंगे, कुछ भी करेंगे, कितना भी करेंगे, दुष्परिणाम आज जीवन शैली जनित रोग ये बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनको हम बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसा भी संजीवन जी बता रहे थे, हमारे ध्यान में आएगा कि विज्ञान के साथ साथ अपने स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से सुविधाएं बढ़ रही हैं बराबर। पहले एम्स 6-7 थे, अभी 22 हो गए, 29 तक होने वाले हैं। उतने ही टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स और बढ़ रहे हैं। लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज होता चला जा रहा है। पीएचसी, सीएचसी, एलोपैथिक सिस्टम की, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की बढ़ रही हैं बराबर। प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल्स ये भी बढ़ रहे हैं। और मजे की बात है कि ये सुविधाएं बढ़ रही हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होने चाहिए, लेकिन रोगियों की संख्या ही बढ़ रही है। तो कई बार सोचने के लिए विवश होना पड़ता है, हमारी यह जो दिशा है स्वास्थ्य के प्रति, ये ठीक है क्या? कि हम हॉस्पिटल्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, रोगी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। रोग कम होने चाहिए, रोगी कम होने चाहिए, वो उल्टा रहा है। और कॉम्पिटिटिव भाव होने के कारण से लोगों को जो पॉजिटिविटी रहती थी वो नेगेटिविटी में बदल रही है कि दूसरा व्यक्ति आगे ना निकलने पाए, मुझे अपने स्थान पर ही रहना चाहिए। आजकल और एक चीज़ हो गई, मोबाइल, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में इतने व्यस्त रहते हैं, वो वर्चुअली कितने भी 1000 फ्रेंड्स के साथ जुड़े होंगे, प्रत्यक्ष वो अकेले ही रहते हैं। कोई समस्या हो जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति सहयोग करने के लिए कभी नहीं मिलेगा। क्यों? सब वर्चुअल है, वर्चुअल कोई सहायता नहीं करेगा। सहायता तो प्रत्यक्ष अपना पड़ोसी जो निकट का व्यक्ति वही करेगा।
तो हम सोशल मीडिया के कारण से इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हम अकेले ही हैं। आज की स्थिति ऐसी, और भी कई चीज़ें गिना सकता हूँ मैं। एक और समस्या हो गई आजकल, एक ही प्रकार का काम लगातार लंबे समय तक करने के कारण बाकी शरीर के अंगों का संचालन ठीक प्रकार से होता नहीं, तो वो भी रोग होता है। किसी को कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करना है, किसी को पढ़ने का ज़्यादा काम करना है, कि कोई मजदूरी कर रहा है तो ज़्यादा मजदूरी ही कर रहा है, उसका शारीरिक काम ज़्यादा है। तो एक ही प्रकार का काम लंबे समय तक करने के कारण भी रोग अधिक बढ़ रहे हैं। और इसलिए ये जो जीवन शैली जनित रोग हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 83% तक हो गई है। और केवल हमारे यहाँ हुई है ऐसा नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसी स्थिति है। और जैसा इनका नाम है जीवन शैली जनित रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वैसा ही इनका समाधान भी है कि अगर व्यक्ति की जीवन शैली थोड़ी व्यवस्थित हो जाए तो वह स्वस्थ रह सकता है। थोड़ी देर के लिए विचार करिए, 83% है, अगर 50% लोगों ने भी कुछ सुधार कर लिया तो कितना बड़ा अमाउंट है व्यक्तियों का कि जो केवल जीवन शैली को स्वस्थ बनाने से ही, व्यवस्थित करने से ही अपने को स्वस्थ रख सकता है। तो हम सोच सकते हैं। और इसलिए आज के समय में यह विषय एक ऐसा विषय हो गया है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए जानने के लिए है। और एक पहलू है, कोरोना में हमने देख लिया कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए बड़े बड़े कामों की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे उपक्रम नियमित रूप से किए कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। हम जानते हैं कि कोरोना में कि आज तक भी कोई दवाई नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद हम सब ने छोटे छोटे काम किए। हाथ धोना, मास्क लगाना, घर का बना ताज़ा भोजन करना, योग करना, गर्म पानी का सेवन करना, नाक में 2 बूंद अणु तेल डालना, घर में उपलब्ध वस्तुओं से तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च, इनसे काढ़ा बनाना, आवश्यकता पड़े तो भाप लेना। अब इनका सबने पालन किया तो सभी स्वस्थ रहे। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं आज भी अनुभव करता हूँ, आज भी 50% लोग ऐसे हैं कि जो आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं जो आज भी घर का बना ताज़ा भोजन करते हैं। लगभग 70% लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी गुनगुना पानी पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते। और 70 to 80% लोग ऐसे हैं कि जो अपने को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करते हैं। तो लोगों को महत्व ध्यान में आने लगा है कि अगर हमने इसका पालन नहीं किया तो शायद हम बीमार रह सकते हैं। क्यों? कोरोना ने बता दिया, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ए पिल फॉर एवरी इल। ये आवश्यक नहीं कि हर रोग की दवा होगी। और कोरोना ने और 3 चीज़ें बताई। स्वास्थ्य पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सेकंड वेव में हमने सबने देख लिया, हर एक के पास पैसा था लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं था। तीसरी चीज़, दवाएं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ये केवल सहायक हो सकते हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथी चीज़ कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए छोटे छोटे उपक्रम अगर हमने नियमित रूप से किए तो अवश्य हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसलिए आज यही विषय है कि हम कौन से ऐसे छोटे छोटे काम करें। जीवन की हमारी आवश्यकताएं तो हैं, वो रहने वाली हैं, हमारा काम है वो रहने ही वाला है। ऐसी सारी परिस्थितियों में भी हम ऐसे छोटे छोटे कौन से उपक्रम कर सकते हैं कि जो हम करें तो हम सरलता से स्वस्थ रह सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ तो हमारे ध्यान में आएगा। अपने अपने स्थान पर सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी करके पीछे हटिए, थोड़ा सा आंखें बंद करिए, हाथ सामने रख लीजिए गोद में, घुटने के पास, पूरा श्वास भरिए, आंखें बंद रखिए। मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हैं। जीभ को ऊपर के तलवे से टच करिए, पूरा श्वास भर के रखिए और मेरे साथ
3 बार श्वास निकालते समय हमिंग साउंड देना, जैसे ओंकार में मकार का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद रुके रहना है। मैं सूचना दूंगा, हाँ हम पूरा श्वास भरे हुए हैं, जीभ को ऊपर के तलवे से टच किया हुआ है, फिर श्वास लीजिए पूरा, और एक बार, अब इसी अवस्था में रुके रहिए। हमने अपने मस्तिष्क को कंपन दिया है, उन कंपनों को धीमे धीमे शांत होने दीजिए, शांतता का अनुभव करिए। अपने हथेलियों को आपस में मलते हुए चेहरे से लगाकर तब आंखें खोलना। इसका नाम है सरल भ्रामरी प्राणायाम। हमने अनुभव किया होगा कि जैसे हम शांत अवस्था में थे, जैसे जैसे वाइब्रेशन सेटल डाउन हो रही थी, हमको एसी की आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगी थी। अर्थात हमारा कंसंट्रेशन लेवल कहीं से भी होगा। हमने सरल भ्रामरी प्राणायाम किया, अपने को स्टेबल किया, हम देखेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, तनाव कम होने लगेगा। निर्णय लेना है, यह सहायक होगा। चीज़ छोटी सी है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, करने के बाद थोड़ी देर स्टेबल रहना। इतने भर से हमको ध्यान में आ जाएगा क्या छोटी सी एक्टिविटी कितना बड़ा काम कर सकती है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें नियमित रूप से करेंगे, अवश्य उनका लाभ मिलेगा। मैं कुछ चीज़ों का वर्णन करता हूँ सरलता से, समय को ध्यान में रखते हुए। हर व्यक्ति की दिनचर्या प्रकृति आधारित रहनी चाहिए। सूर्योदय से के साथ उठना, मैंने प्रश्न पूछा था, लेकिन अभी की स्थिति है कि ब्रह्म मुहूर्त के जानते तो हैं, लेकिन उठने वाले कितने हैं? बहुत कम लोग रहते हैं। तो भी हम उनको थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं आरोग्य भारती में, क्या सूर्योदय के पहले जग जाइए, थोड़ा सूर्योदय के साथ। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग सकते, कोशिश करके देखिए। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा ऐसे नहीं बोला गया है, वो हीलिंग नेचर की है, उसको अनुभव करिए। जब तक हम अपने घर से, कमरे से बाहर नहीं निकलते, बाहर की हवा से एक्सपोजर नहीं होता, हमको उसके बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये केवल कहने का विषय नहीं होता, अनुभव करने का विषय है। रात्रि का भोजन, कहते हैं कि रात्रि का, वैसे तो सायंकाल का भोजन सूर्यास्त के समय तक हो जाना चाहिए, लेकिन तो भी जैसी आज की जीवनचर्या हो गई है, तो हम आग्रह करते हैं कि ठीक है, सोने के 1-2-2.5 घंटे पहले हमारा भोजन हो जाए। बस खाना खाया और सो गए, ऐसा मत करिए। अब ये 2 ही चीज़ें हैं। एक डॉक्टर का नाम सुना होगा, बहुत उनके यूट्यूब पर आते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनका बहुत नाम है, यंग डॉक्टर है। उन्होंने पुस्तक लिखी कैंसर क्योर। तो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम उनकी थी दिल्ली में।
तो उसके उद्घाटन के लिए बुलाया, तो मैं था दिल्ली में, मैं गया भी, मेरा कुछ आकर्षण रहता है ऐसे लोगों सबसे मिलने के लिए। तो ड्रगलेस थेरेपी इस पर चर्चा थी पूरी। वहाँ देखा उनका नाम लिखा हुआ है, तो मैंने नाम सुना था पहले, देखा नहीं था, सुना भी नहीं था, लेकिन देखा मेरे बाद उन्हीं का लेक्चर है, सुना तो उन्होंने जो मूल बात बताई जो हमको लेने के लिए है, उन्होंने कहा मैं केवल एक ही काम करता हूँ कि मेरे पास कोई भी पेशेंट आया, मैं कहता हूँ मेरा एक ही निवेदन है, दिन के उजाले में भोजन करो, अंधेरे में नहीं करना, जो करना है दिन के उजाले में करो। और मैं हर एक को निवेदन करता हूँ 7 दिन तक जरा अनुभव लेकर के देखो, फिर बताओ। और बाद में फिर जैसा रोग है, रोग के आधार पर क्या चीज़ कम करनी है, क्या ज़्यादा करनी है, कब खाना नहीं खाना, ऐसा करके थोड़ा केवल डाइट में ही परिवर्तन करके थोड़ा और दिनचर्या में व्यवस्थित करके मैं रोगों का उपचार करता हूँ। और उन्होंने पुस्तकें लिखी, कैंसर क्योर, मुझे भी दी है पुस्तक। तो चीज़ छोटी है लेकिन परिणाम बड़ा है। इसलिए मूल भाव को ध्यान में लेकर हम अपनी जीवन दिनचर्या में कहाँ कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यह एक पहलू है। आहार विहार दूसरा बड़ा कारण है। आयुर्वेद में 5 प्रकार से आहार विहार का वर्णन किया कि मनुष्य को जिन वस्तुओं की आवश्यकता नियमित रूप से होती है, हमारे ऋषि मुनियों ने उन वस्तुओं को मसाले के रूप में उपलब्ध कराया है। हमको ये ध्यान में रहना चाहिए, मसाले भारत में ही होते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत मसालों का व्यापार करता आया है। भारत के बाहर मसाले जाते हैं, भारतीयों के द्वारा ही जाते हैं। कि किस व्यक्ति को किन तत्वों की नियमित रूप से आवश्यकता वही है, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से क्या करते हैं, खूब मसाले डालते हैं, तेल डालते हैं, उनसे नुकसान ही होता है। अभी पिछले दिनों कोरोना के बीच में सभी एम्स ने एक सर्वे कराया फूड हैबिट्स के बारे में। मैं भोपाल में, मेरा केंद्र है, तो प्रचारक होने के नाते से परिवार में भोजन के लिए जाते हैं। तो एक दिन एक परिवार में भोजन करने गए, वो एम्स से जुड़े थे। चांस के बाद उस परिवार की महिला उस पूरे सर्वे की कोऑर्डिनेटर थी एम्स की। तो जो बातचीत में जानकारी मिलने के बाद मैंने ऐसे पूछा कि आपका सैंपल साइज़ क्या है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हमने सब प्रकार के लिया है, सेवा बस्ती, मिडिल क्लास, हायर क्लास, कंजस्टेड एरिया, खुला एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय, ऐसे सब प्रकार से मिलाया उन्होंने, एज वाइज भी मिलाया। 12,000 का सैंपल साइज़ और फूड हैबिट्स का अध्ययन किया। मैंने कहा आपका रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, कोई एक बात ऐसी जानने के लिए बताइए। तो उन्होंने कहा बहुत मज़ेदार चीज़ लगी मुझे कि जब हम सेवा बस्तियों में जा रहे थे और वहाँ फूड हैबिट्स का अध्ययन कर रहे थे, तो हमको ध्यान में आया कि हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली में जितने हम तेल मसाले का प्रयोग 1 महीने में करते हैं, उन परिवारों में 4 गुना तेल मसाले का प्रयोग होता है। तो हमारे मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों होता है वहाँ पर। तो हमने प्रश्न पूछा उनसे, तो उत्तर मिला कि उनको लगता है ज़्यादा तेल मसाले खाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, बड़े कहलाएंगे। अब ये मानसिकता मसाले के प्रति कि हम बड़े कहलाएंगे, ज़्यादा तेल मसाला, बड़े परिवारों में अधिक तेल मसाले का प्रयोग होता है। अब ये जो मानसिकता है, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। तो मसाले, चिकनाई मसाले तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर चाहिए, सीमा के अंदर चाहिए। और भारतीय भोजन की और एक विशेषता है जो शायद बाहर के भोजन में नहीं है। हमारे यहाँ मसाले जिस समय हम भोजन बनाना प्रारंभ करते उसी समय डालते हैं, जिससे उसके अंदर वो एब्जॉर्ब होता है मसाला। बाहर वो बॉईल करेंगे, ऊपर से मसाला डालेंगे, तो वैसे मसाले का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन अंदर से जब भी खाएंगे तो मीठा मीठा लगेगा, क्योंकि वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। अंदर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके कुछ हानिकारक ऐसे कुछ चीज़ है, कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, थोड़ा बहुत उसको भी नष्ट करता होगा वो। उसको मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन करता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, नमक के कारण। और इसलिए मसाले का कितना प्रयोग करना ये हमारे यहाँ बताया है। कौन सा मसाला कब करना, कहाँ अजवाइन, कहाँ जीरा, कहाँ मेथी, हर जगह हर चीज़ का प्रयोग नहीं है। दूसरा विषय बड़ा, इसलिए मैं संक्षेप में चलता हूँ धीमे धीमे। कुछ चीज़ें हैं कि जिनको प्रकृति ने जिस ऋतु में
जिस जलवायु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर जिन तत्वों की आवश्यकता होती है मनुष्य को, उसी स्थान, उसी जलवायु, उसी मौसम में उपलब्ध कराया है। अब मैं यहाँ कहूँ चंडीगढ़ में नारियल मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कोस्टल बेल्ट में मिलेगा। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पर मिलेगा। यहाँ ड्राई वेदर है। हाँ, यहाँ आपको आड़ू मिलेगा, खुरमानी मिलेगा, फालसे मिलेगा, ये चीज़ बाकी जगह नहीं मिलेंगी। यहाँ सेब बहुत आयत से मिलेगा, आसपास है। दक्षिण भारत में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रकृति ने उपलब्ध कराया है। जिस ऋतु में जो चाहिए वही उपलब्ध कराया है। गर्मी आई, हरी सब्जियां मिलेंगी, वाटर कंटेंट वाली चीज़ें मिलेंगी, तरबूज, खरबूज, आम, वाटर कंटेंट वाले मिलेंगे। जाड़े आए तो तिल का सामान, मूंगफली, गुड़, मटर, गोभी, गाजर, मूली, ये मिलेगा। हम दूसरे ऋतु में खा सकते हैं लेकिन लाभकारी नहीं होगा। खीरा है, आजकल कभी भी खाते हैं, नहीं, खीरा गर्मी के लिए 80% उसमें वाटर कंटेंट है। हम वर्ष भर खा रहे हैं, जाड़े में भी खा रहे हैं। जो बिहार से जुड़े होंगे उन्होंने सुना होगा, वहाँ बोलते हैं खीरा सुबह खाइए तो हीरा है, दोपहर में खाइए तो खीरा है, और शाम को खाइए तो पीड़ा है। क्यों? फाइब्रस है वो, 80% वाटर कंटेंट है, पचने में समय लेता है वो। दिन में सुबह खाएंगे शरीर एक्टिव रहता है, आप पचा सकते हो। दोपहर में खाएंगे एक्टिविटी है तो भी आप पचा सकते हो। शाम को खाएंगे तो नहीं पचेगा सरलता से वो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमको ध्यान में है क्या? ऋतु के अनुसार जो चीज़ जहाँ पर उपलब्ध है वहीं खाइए। फिर आजकल और एक चीज़ है, हर वस्तु की एक प्रकृति होती है। दूध और दही दोनों डेयरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जो आयुर्वेद वाले वो जानते हैं। एक बार में या तो दूध वाली वस्तु का प्रयोग करना या तो दही वाली वस्तु का प्रयोग करना, दोनों एक साथ नहीं। रायता भी खा रहे हैं और खीर भी खा रहे हैं, दोनों प्रकृति विरुद्ध है। फिर आजकल और एक चीज़ है, एकदम खूब गरम गरम भी चाहिए और साथ में फ्रिज रहता है, तो फ्रिज से निकला हुआ पानी, फल, दही, सलाद। एक तरफ गरम गरम हमको दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए, दोनों भी गलत है। बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री ऊपर, बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री नीचे, इतना ही बियरेबल है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत अधिक गर्म लेंगे तो भी हानिकारक है, बहुत अधिक ठंडा लेंगे तो भी हानिकारक है। और गर्म भोजन पर कभी भी ठंडी चीज़ मत लीजिए। मैं रोज़ाना यात्रा करता हूँ, ट्रेन में देखता हूँ बहुत मज़ा आता है। कई बार वो पेंट्री कार का वेंडर आता है भोजन देने के लिए, जिस किसी को सर्व करता है वो पहले हाथ रखेगा भोजन पर, थोड़ा भी कम ठंडा दिखाई पड़ेगा तो जोर से घुर्रा के देखेगा वो। फिर पानी देने आता है तो पानी भी थोड़ा कम ठंडा दिखाई पड़ेगा तो भी वो घुर्रा के दिखाई पड़ेगा। गलत है। बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, इतना ही चाहिए। भोजन के साथ करना है तो आप गुनगुना पानी पीजिए, गर्म लीजिए, नॉर्मल लीजिए, ठंडा मत लीजिए। कोई भी ठंडी चीज़ लेंगे तो समस्या है। आजकल और एक समस्या हो गई, आइसक्रीम। भोजन के साथ आइसक्रीम आई तो लोगों की जीभ ऐसी लपलप आती है, सब नियम कानून तोड़ देते हैं। क्यों भाई? अभी तो आपने गर्म भोजन किया था, क्यों किया था? क्योंकि आप इजी डाइजेस्टेबल है, और आप ठंडी चीज़ ले रहे हैं उसके साथ, तो खुद ही अपने पाचन तंत्र का टेम्परेचर कम कर ले रहे हैं। तो जो भोजन 3.5-4 घंटे में पचना चाहिए वो 6.5, 7, 8 घंटे लगाता है पचने के लिए। फिर कहते हैं हमारा पेट भारी रहता है, रहेगा ही रहेगा। जब गलती भोजन की नहीं, गलती हमारी है। फिर असमय खाना, असमय नहीं खाना। रात में 12 बजे खा रहा है, 11 बजे खा रहा है, 2 बजे खा रहा है, वो अपने ऑर्डर कर रहा है, रात में लेके आ रहा है भोजन। वो ऑर्डर करेगा तो लेके आएंगे डिलीवरी बॉय। ये हमारे ऊपर है कि हमको खाना है कि नहीं खाना है। तो असमय नहीं खाना। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर हमने ध्यान रखा, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। ये दूसरा प्रकार है। ये तीसरा प्रकार हो गया। पहला नियमित, दूसरा ऋतु के अनुसार, तीसरा विरुद्ध आहार। चौथा और एक और है, कुछ चीज़ें एक के साथ दूसरी चीज़ें खानी ही चाहिए, वो पाचक होती है, एंटीडोट्स होती है। हमने तरबूज खाया, नमक उसका एंटीडोट है। केला खाया, इलायची उसका एंटीडोट है। अमरूद खाया, सौंफ उसका एंटीडोट है। आम खाया, दूध उसका एंटीडोट है। मूली खाई, उसका पत्ता ही उसका एंटीडोट है।
तो ये जो पाचक हैं, अगर हमको मालूम है हमने प्रयोग किया, वो जल्दी से पच जाएंगी। ऐसे औषधीय पौधे कभी कभी प्रयोग होते हैं, कब किसको कहाँ लेना है हमको मालूम रहते हैं। और इसलिए ऐसी जो भोजन आहार विहार से जुड़ी चीज़ें हैं, ये हमको अगर मालूम है तो वह स्वास्थ्य के लिए भोजन है, स्वाद के लिए नहीं। स्वाद तो अपना मिलेगा ही मिलेगा। मसाला कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। प्रकृति विरुद्ध भी नहीं चाहिए, अधिक गर्म ठंडा भी नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें याद नहीं रखना। व्यायाम, आज के समय में जिस तरह की लाइफ स्टाइल होगी, कुछ ना कुछ व्यायाम जरूरी है। हाँ, समय शायद कम होगा हमारे पास, कहीं जा रहे हैं हम, थोड़ी दूर पैदल भी तो जा सकते हैं। हमको 4 मंजिल जाना है, 2 मंजिल सीढ़ी से भी चढ़ के जा सकते हैं। कुछ न कुछ उपक्रम करना। जब तक हम कुछ न कुछ खा रहे हैं बराबर, लेकिन शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा वजन। आज के रोग का यही कारण है। एक और चीज़ है, खाते समय एक बार का भोजन किया तो कम से कम 4 घंटे का गैप चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ इधर उत्तर भारत में वो कुछ भी खाएंगे, हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद बराबर खाते रहेंगे, बाद में नुकसान होता है। प्रारंभ में व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम नहीं करेंगे। जब डॉक्टर कहेगा डायबिटीज जाएगी, डॉक्टर कहेगा नहीं 5 किलोमीटर चलना अनिवार्य है, तब चलेंगे। तब कहेगा नहीं आपका वजन बढ़ रहा है, 2000 कैलोरी ही चाहिए, आप और कम करिए। तो इच्छा होते हुए भी फिर नहीं खा सकते। तो पहले से अगर कंट्रोल करें तो वैसी अवस्था नहीं आएगी। मानसिक स्वास्थ्य, कुछ न कुछ करना अनिवार्य है। आप जिनको मानते हैं उनके लिए करिए। कोई प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए। अभी मैंने भ्रामरी प्राणायाम कराया, उतना ही करिए तो भी काम करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अलर्टनेस के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। बिहार, पर्यावरण, आसपास का वायुमंडल, हमने सारी दिनचर्या ठीक है, आहार विहार भी ठीक है, वायुमंडल ठीक नहीं है हमारा, तो लाभ करेगा क्या हमको? बहुत कंजेस्टेड है, घर में सामान फैला हुआ है, बिखरा पड़ा है, काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए भारतीय परिवारों में पहले कहते थे कि महिला जो है सुबह तैयार होकर तब शुद्ध मन से किचन में जाना चाहिए। क्यों? भाव, माने भोजन में भाव का महत्व होता है। हम होटल का भोजन बाहर करते हैं 2 दिन, या सामूहिक भोजन 2 दिन लगातार नहीं कर सकते। 2 दिन कर लिए तो 3 दिन, तीसरे दिन बहुत मुश्किल होती है। और घर का भोजन हम रोजाना करते, कभी ऊबते नहीं, क्योंकि बनाने वाली गृहिणी, उसको ये मालूम है कि मेरे श्रीमान जी को क्या पसंद है, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, बच्चे को क्या चीज़ आवश्यकता है, माताजी पिताजी को कितना क्या चाहिए, उनको ध्यान में रख करके बनाते हैं। ये जो ध्यान रख करके बनाना है, यह भाव पक्ष है जो भोजन में आता है, जिसके कारण से भोजन में स्वाद भी आता है और शरीर को भी लगता है। और इसलिए हम, जैसा हमारा घर होगा साफ सुथरा व्यवस्थित, वैसा ही मन बनता है। इसलिए आहार के साथ विहार बताया। हम पौधे लगाते हैं अलग अलग, हम कोई भी पौधे लगा ले रहे हैं, नहीं, थोड़ा जानकारी लेनी चाहिए। तुलसी हर घर में लगा सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। जल्दी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा तुलसी के कारण से। पहले कहते थे कि घर के आंगन में तुलसी चाहिए, 8 फीट के रेडियस में जल्दी से कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं, कोई भी कीड़ा आता है क्या उसके लिए? और दीपक को कहीं और जलाइए तो तुरंत कीड़ा आता है। तो वायुमंडल को शुद्ध करता, कहीं भी लगा सकते हैं, एलोवेरा सब लगा सकते हैं। गिलोय का महत्व सबको ध्यान में आया कोरोना में। हम मनी प्लांट तो लगाते हैं, गिलोय की बेल क्यों नहीं लगाते? हम हेज लगाते हैं, मेहंदी की हेज लगाइए ना, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, जल्दी मच्छर भी नहीं आएंगे उससे। कोई ना कोई फूल का पौधा घर में रहना ही चाहिए। घर के बाहर आसपास जहाँ नीम के पौधे लगा सकते हैं, लगाइए, जितने भी लगाएंगे वायुमंडल को शुद्ध ही करेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हमने की तो यह हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने में काम में आती है। और अंत में है सकारात्मकता, कि सब कुछ हमने ठीक किया लेकिन हमारा एरोगेंट माइंड है, नेगेटिविटी है, कभी काम नहीं करेगा।
कितना काम करती है, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अक्सर देता हूँ उसका। मैं हम में से जो थोड़े अध्ययनशील हैं, पढ़ने का शौक़ रखते हैं, मैं एक पुस्तक का नाम बताता हूँ, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। एक स्कॉटिश सेल बायोलॉजिस्ट है ब्रूस लिप्टन, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, स्पिरिचुअल हेल्थ पर है, ऑनलाइन उपलब्ध है, हम ऑनलाइन सर्च करेंगे तो भी मिलेगी। तो यह जो पुस्तक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसका एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। एक रोगी है, उसको कैंसर हो जाता है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, तो ध्यान में आता है कि रोगी को भी ध्यान में आ रहा है, डॉक्टर्स को भी ध्यान में आ रहा है कि ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन रोग बढ़ता चला जा रहा है। तो डॉक्टर्स उसका रोगी को कहते हैं कि भाई देखो, हम तुम्हारा इलाज तो कर रहे हैं लेकिन ये रोग तुम्हारा बढ़ रहा है, लेकिन अभी जिस अवस्था में है ये 15 दिन तक आगे कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं तुम इन 15 दिन को एंजॉय करो। वो रोगी जो कैंसर के नाम से अपने जीवन की आशा छोड़ चुका था, वो बहुत खुश हुआ, बोले डॉक्टर साहब 15 दिन है मेरे पास? बोले हाँ 15 दिन है, कुछ नहीं होगा तुमको 15 दिन। वो बड़े खुशी खुशी घर जाता है। अब वो व्यापारी है, वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो तुरंत पेन एंड पेपर लेता है, एक सूची बनाता है कि व्यक्तिगत काम कौन से कर सकता हूँ, व्यावसायिक कौन से कर सकता हूँ, सामाजिक कौन से कर सकता हूँ। और वो चूँकि 15 दिन है, इसलिए वो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा काम करता चला जाता है, और बाद में कब 15 दिन बीत गए उसको मालूम नहीं। वो 2.5-3 वर्ष के बाद वो डॉक्टर बाजार में मिल जाता है अचानक, और उससे कहता है अरे तुम जीवित हो? हाँ डॉक्टर साहब मैं हूँ आपके सामने। वो रोगी जिसकी आयु डॉक्टर्स ने 15 दिन अनुमानित की थी, वो 8 वर्ष तक जीवित रहा और उसकी मृत्यु सामान्य मृत्यु हुई, और कैंसर का साइज 1/4 रह गया। क्यों? पॉजिटिविटी। कि जिस समय वो ये सब काम कर रहा था उसका ध्यान उस रोग की तरफ नहीं था, उसका ध्यान अपने काम की ओर था। तो पॉजिटिविटी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, यह एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसलिए ये जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि जीवन एक फ्लोइंग वाटर के समान है। जैसे बहता हुआ पानी, कुछ अवरोध आया तो रुक जाएगा, लेकिन रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता खोजता रहता है, जैसे ही उसको रास्ता मिलता है उस दिशा में चल देता है। जीवन भी वैसा ही है, हमारे सामने अवरोध आएंगे ही आएंगे, किस लिए? हमको सिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए उनसे घबराना नहीं। जैसे अवरोध आया हमारे लिए प्रश्न शुरू होता है, अब दूसरा रास्ता कौन सा, व्हाट इज़ द अल्टरनेट वे। और इसीलिए ये जीवन एक फ्लोइंग वाटर के समान है, वैसा ही समझना चाहिए। और दूसरा जीवन बहुत सरल है। पिछले दिनों मुझे एक कहानी पढ़ने का मौका मिला कि एक राजा था, उसने एक नया महल बनवाया, और उस महल में एक दरवाज़ा लगाया विशेष प्रकार का, और पूरे राज्य भर में मुनादी बटवाई कि इस महल के दरवाजे में गणित का सूत्र है, जो गणित का सूत्र हल कर देगा वो दरवाज़ा खुल जाएगा और राजा उसका राज तिलक कर देगा। 1 महीने का समय रखा। अब मुनादी पिटवा दी, उसको सब लोग आने लगे, नया महल है, दरवाजा है, सब तरफ उत्सुकता, क्या गणित का सूत्र है। आए सब लोग, धीमे धीमे पूरा महीना बीतने को था, अंतिम दिन बचा, उत्सुकता बढ़ गई, अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं, क्या गणित का सूत्र है इस दरवाजे में। 1-2 व्यक्ति आए, बड़े बड़े पुस्तकें लेकर के, देखा, उन्होंने कुछ हल करते थे, कुछ दरवाजे को देखते थे, घंटे 2 घंटे लगाए, उनको कुछ समझ में आया नहीं। पहले एक ने प्रयास किया, फिर दूसरे ने प्रयास किया, लगभग शाम का समय था, तो लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई कि 1 महीने का समय पूरा, अभी तक कोई मिला नहीं ऐसा व्यक्ति। एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, अत्यंत सामान्य सा व्यक्ति, उसने कहा मैं कुछ कोशिश करूं। हाँ ठीक है भाई, सब कोई नहीं कर रहा तो आप भी करो। तो उसने कहा सब लोग थोड़ा पीछे पीछे हट जाइए, बहुत भीड़ लगा दी थी, और दरवाजे के सामने वो ध्यान लगा के बैठ गया। जैसे ही उसका मन स्थिर हुआ, उसने सोचा कि कोशिश तो करके देखे, अभी तो कोशिश की ही नहीं किसी ने।
उसने ऐसे पुश किया उंगली से, जैसे ही पुश किया दरवाजा खुल गया, राजा ने उसका राज तिलक कर दिया। स्वास्थ्य ऐसा ही है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सबसे सरल है, सब व्यक्ति उसका पालन कर सकते हैं। जीवन शैली भी ऐसे ही सरल है, थोड़ा कोशिश तो करिए। इतना अगर हमने किया तो हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, स्वयं भी स्वस्थ रह सकता है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकता है, समाज में भी स्वास्थ्य का वायुमंडल बना सकता है। और आरोग्य भारती यही काम करती है, यही सिखाती है, यही प्रशिक्षण देती है, यही साहित्य विकसित करती है। हम सब भी आरोग्य भारती के कार्यकर्ता हो सकते हैं। केवल डॉक्टर्स नहीं, समाज का हर व्यक्ति आरोग्य भारती का कार्यकर्ता है जिसकी स्वास्थ्य में रुचि है। और इसलिए सोचिए, विचार करिए। मुझे लगता है इतना ही मुझे कहना चाहिए। भारत माता की जय।